दोस्तों कैसा लगेगा आपको जब आप जिंदगी भर कड़ी मेहनत करेंगे, इस देश की सेवा 30 से 40 साल तक करेंगे, रोज सुबह 10 से लेकर रात के 8 बजे तक मेहनत करेंगे, हर एक वो टैक्स भरेंगे जो सरकार आपसे चाहती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, सेल्स टैक्स हो, हर वो टैक्स आप पूरी ईमानदारी से भरेंगे। और उसके बाद जब सरकार आपको पूछेगी कि भाई थोड़ा सा अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे दे दिया, तकरीबन 500 रुपए से लेके 1250 रुपए के बीच में, तो मैं आपको एक पेंशन भी गारंटी करूंगा। और ये सब देने के बाद जब आप हैप्पीली रिटायर होने की बात करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी मात्र और मात्र 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए के बीच में। और कुछ कुछ केस में दोस्तों ये पेंशन तो 1400 रुपए, 2700 रुपए, 2800 रुपए इस तरह से मिलती है, जिसमें एक टाइम पर आपके पत्नी के मेडिकल का खर्चा भी नहीं निकलेगा महीने भरे का। और दोस्तों वहीं पर अगर आपने कोई और करियर चूज किया होता, मतलब कि अगर आपने थोड़ा सी हिम्मत की होती और जिंदगी भर नौकरी ना करते हुए आपने डिसाइड किया होता कि आप बनेंगे एक नेता और इस देश में आप एमएलए या एमपी बन जाते, तो आपको जो मिनिमम पेंशन गारंटी की जाती वो की जाती 31,000 रुपीस की। और दोस्तों यहां पर एक बार आपको एमपी और एमएलए बन जाने के बाद में काम करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल एमपी और एमएलए रहना है। उसके बाद अगर आप जिंदगी में कुछ और करे ना करे, आप एमपी एमएलए रहते हुए काम करे ना करे, आपको कम से कम 31,000 रुपए की पेंशन इस देश में गारंटी कर ली जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा एक आम आदमी होने के नाते? और दोस्तों बात सिर्फ उस 31,000 की पेंशन के ऊपर आके नहीं रुकती। इन मंत्री लोगों को, इन नेता लोगों को हर 5 साल बाद एक गारंटी भी दी जाती है कि भाई आपकी जो पेंशन है हर 5 साल में हम रिवाइज भी करेंगे। जबकि आम आदमी की जो 1000-2000 रुपए की पेंशन फिक्स हो जाएगी वो जिंदगी भर नहीं बढ़ेगी, इस बात की गारंटी उसको दी जाती है। उसी के साथ साथ इन मंत्री लोगों को जिंदगी भर रेलवे में फर्स्ट क्लास एसी का फ्री ट्रेवल अलॉन्ग विद अ कंपेनियन दिया जाएगा। मतलब कि नेताजी एक बार अगर रिटायर हो जाएंगे तो अपनी पत्नी को साथ में लेके पूरा भारत भ्रमण कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, और वो भी इंडियन रेलवे के फर्स्ट क्लास कूपे में बैठकर। और दोस्तों जहां पर एक आम इंसान को जिंदगी भर की मेहनत के बाद में 1100-1200 रुपए की पेंशन दे देने के बाद में उसमें गारंटी दी जाती है कि इतनी सी भी बढ़ोतरी नहीं होगी, उसमें इतना सा भी मेडिकल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, आपको इतनी सी भी सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। वहीं पर दोस्तों इन नेता लोगों को सिक्योरिटी गारंटी की जाती है, इन लोगों को मेडिकल बेनिफिट गारंटी की जाती है, और नेताजी लोगों को जिंदगी भर का लाइफ टाइम ट्रैवल भी फ्री दे दिया जाता है। और दोस्तों ये जो डिस्पैरिटी एक आम आदमी के बीच में और इस देश के पॉलिटिशियन के बीच में हो रही है, इसी को मैं कहता हूं द ग्रेट इंडियन पेंशन पैराडॉक्स। और दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने इसी बात पे जागरूकता क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ है कि भाई जानिए कि हमारे जो नेता हैं उनको सैलरीज कितनी मिलती है, उनको पेंशन्स कितनी मिलती है, उनको बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, और एक आम इंसान को जिंदगी भर की सर्विस देने के बाद में अपनी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के बाद में एग्जैक्टली क्या मिलता है, और किस तरह से इन दो क्लास ऑफ सिटीजन्स में जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, एक जो पैराडॉक्स क्रिएट किया गया है, वो आप समझे और इसके ऊपर आवाज उठाएं। दोस्तों बात पैसे की कभी भी नहीं है, बात है डिग्निटी की, बात है रिस्पेक्ट की, हमारे इज्जत की। क्योंकि हर व्यक्ति जो इस देश में 30 से 40 साल की सर्विस डाल रहा है, इस देश की प्रगति का भाग बन रहा है, जबकि नेता लोग सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए अपनी कुर्सी को पकड़ते हैं, उसमें आधे लोग तो काम करते भी नहीं है, उसके बाद भी उनको जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो उनके सर्विस से डिस्प्रपोर्शनेट दिए जा रहे हैं। जब एक नेता 30 से 35 हजार रुपए की पेंशन लेकर आगे बढ़ जाता है और एक आम इंसान 1000-2000 रुपए में अपने घर के खर्चे भी नहीं चला पाता है, तब दोस्तों इस समस्या के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि हमारे जो नेता लोग हैं उनको सैलरीज किस तरह से मिलती है, उनको पेंशन किस तरह से मिलते हैं, उनको बेनिफिट्स किस तरह से मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो के एंड में कोशिश करूंगा कि एक आवाज उठाऊं जहां पर सिस्टम को सही किया जाए, जहां पर आम आदमी की आवाज कहीं ना कहीं से तो उठनी चाहिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि वैल्यू एडिशन के माध्यम से वो आवाज उठाई जाए और सरकार को बताया जाए कि भाई किस तरह की डिस्पैरिटी नेता लोगों के बीच में और वो लोग जिनको नेता लोग एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों के बीच में आ गई है, और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, आपके काम का वीडियो बनेगा, आपके मतलब के लिए आवाज उठाने वाला वीडियो बनेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते आज का हमारा वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ द ग्रेट इंडियन पेंशन पैराडॉक्स।
दोस्तों, जब हम भारत में पेंशन लेने वाले नेताओं की बात करते हैं तो दो कैटेगरी के नेता आपके सामने आएंगे। एक वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और दूसरे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब कि एमएलएज रह चुके हैं। अब दोस्तों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए एक सेंट्रल एक्ट है, तो सारे एमपीज को एक तरह से पेंशन दी जाती है। लेकिन जो एमएलएज है वो हर स्टेट के अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग पेंशन लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि भाई जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको किस तरह की पेंशन मिलती है। उसके बाद दोस्तों स्टेट वाइज एक कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई जो एमएलएज होते हैं उनको किस तरह की पेंशन मिलती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीज जो होते हैं उनकी पेंशन किस तरह से गवर्न की जाती है। अब दोस्तों, जो एमपीज होते हैं मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको जो सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन मिलते हैं उनके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है सैलरीज, पेंशन एंड अलाउंसेस एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स 1954। उसका जो सेक्शन 8A है वहां पर यह बताया जाता है कि किस तरह की पेंशन किस एमपी को मिलेगी आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस। अब दोस्तों, जो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड है जिसके बाद आपको पेंशन मिल सकती है एमपी बनने के बाद, वो होगी 5 साल की सर्विस। और अगर आप 5 साल से ज्यादा की पोजीशन होल्ड करके रखते हैं एज एन एमपी, तो आपको हर साल के लिए हर महीने में एडिशनल बढ़ोतरी मिलती जाएगी। अब दोस्तों, 2023 तक ये जो फिगर था पेंशन का, वो बेसिक पेंशन थी दोस्तों 25,000 रुपीज की। लेकिन साल 2023 में इसको रिवाइज करके बढ़ा दिया गया 31,000 रुपीज के लिए। और अगर कोई भी एमपी कम से कम 5 साल के लिए एमपी की पोजीशन होल्ड करके रखता है तो उसको इस देश में पेंशन दी जाएगी, बेसिक पेंशन मिनिमम ऑफ 31,000 रुपीज। और अगर कोई ऐसा एमपी है जो बार बार चुन कर आ रहा है और 5 साल से ज्यादा बार वो एमपी रह चुका है, तो हर एक साल के लिए एडिशनली उसको 2,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मतलब कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 2 बार इलेक्शन लड़ा और टोटल 10 साल के लिए वो एमपी रहा, तो क्योंकि वो पहले 5 साल एमपी था, जिस दिन वो रिटायर होगा उसके लिए उसको 31,000 का बेसिक पेंशन गारंटी कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो फिर से 5 साल के लिए एमपी बना, तो हर साल के लिए 2,000 रुपए महीने के हिसाब से 10,000 रुपए महीना उसकी पेंशन में ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों उसकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी तकरीबन 41,000 रुपीज की। 31,000 प्लस 10,000 रुपीज फॉर द एडिशनल 5 इयर्स ऑफ सर्विस। और जितने बार आप एमपी बनते जाएंगे उतने हर साल के लिए 2,000 रुपए आपके पेंशन में ऐड होते जाएंगे। अब दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि ये जो मैं आपको पेंशन बता रहा हूं 31,000 रुपए की, ये स्टैटिक नहीं रहती। ये पेंशन हर 5 साल बाद रिवाइज की जाती है। भले ही पेंशन के साथ में कोई डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ते का प्रोविजन नहीं बनाया गया, लेकिन ये प्रोविजन बनाया गया कि हर 5 साल बाद जो पार्लियामेंट होगी वो उसको रिवाइज कर देगी। और दोस्तों, जनरली ये जो साइकिल पता है कहां पर आती है? ये जब पार्लियामेंट खत्म होने वाली होती है ना, तब ये साइकिल आ जाती है। मतलब कि 2024 में नई पार्लियामेंट बनने वाली थी, नया इलेक्शन होने वाला था। तो दोस्तों, जस्ट इलेक्शन होने से पहले, जस्ट पार्लियामेंट का टेन्योर खत्म होने से पहले हमारे संसदों ने एक नया अमेंडमेंट ला दिया और अपनी पेंशन 25,000 से बढ़ा के 31,000 रुपए कर ली। मतलब कि अगर आप एमपी बनते हैं तो सारे एमपी मिलाकर एक हक रखते हैं। वो हक ये है कि जैसे ही वो उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, अगर वो स्टेबल सरकार थी और उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो जाने से पहले अपनी पेंशन सबके सब बढ़ा के जाते हैं। ऐसा हक दोस्तों किसी और सरकारी नौकर को नहीं मिलता। ऐसा हक इस देश के किसी और कर्मचारी को नहीं बनता कि वो रिटायर होने से पहले खुद ही डिसीजन ले सके कि भाई उसकी पेंशन कितनी बढ़नी चाहिए, उसके अलाउंसेस कितने बढ़ने चाहिए। अब भाई एमपी होने के कुछ तो प्रिविलेजेस होने चाहिए। आप नेता हैं, हजारों लाखों लोगों का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपके पास तो सुपर पावर है कि आप सब नेता अगर चाहे तो अपनी पेंशन वैल्यू बढ़ा लें, अपनी सैलरी वैल्यू बढ़ा लें। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया पेंशन, लेकिन हमको ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप एमपी बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। आपको एमपी बनने के बाद जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 1,24,000, 1,24,000 रुपीज। ये हर महीने आपकी फिक्स सैलरी होती है। और दोस्तों, ऐसा कोई और प्रोफेशन नहीं होगा जहां पर अगर आप ऑफिस चले जाए तो ऑफिस जाने के लिए आपको एडिशनल पैसा मिले। और वो पैसा कितना मिले? तकरीबन 2,500 रुपए दिन का। कि भाई जितने दिन आप ऑफिस में जाएंगे उतने दिन आपको 2,500 रुपए दिन का अलग से सैलरी देंगे, ओवर एंड अबाउट द 1,24,000 विच इज बेसिकली गारंटेड। अब दोस्तों, ऑफिस जाने का मतलब एमपीज के लिए क्या होगा? जब भी पार्लियामेंट सेशन में होगा और जब भी ये एमपीज लोग वहां पर अटेंड करेंगे तो हर दिन के अटेंडेंस का इनको 2,500 रुपए अलग से दिया जाएगा।
अब दोस्तों एमपी का तो काम ही होता है जाके संसद में अपने लोगों को रिप्रेजेंट करे, उनके इश्यूज डिस्कस करे, उनके बेनिफिट के लिए लड़े, और वो काम करने के लिए उनको अलग से 2,500 रुपए का अलाउंस दिया जाता है। मतलब कि साल में अगर 100 दिन भी पार्लियामेंट काम करती है, 100 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, बाकी दिन तो पार्लियामेंट बंद ही रहती है, लेकिन 100 दिन भी अगर ये लोग काम कर लेते हैं तो इनको कम से कम 2.5 लाख रुपए गारंटी हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डेली अलाउंस ओवर एंड अबव 1,24,000 पर मंथ विच दे आर गेटिंग। अब दोस्तों ऐसी नौकरी हर किसी की ड्रीम जॉब होगी जहां पर आधे टाइम तो पार्लियामेंट वर्क ही नहीं करती, और जब भी 10-15% साल के वो काम करती है तो वहां पर अटेंड करने के लिए आपको 2,500 रुपए दिन का अलग से मिल रहा है। इससे बढ़िया ड्रीम जॉब क्या होती है? अगर हम सब लोग नौकरी कर रहे हैं तो हम सबको सोचना चाहिए कि शायद हम गलत प्रोफेशन में। और दोस्तों एक बार जब आप एक्स एमपी बन जाते हैं, मतलब कि आप एमपी पद को छोड़ देते हैं, तो आपको पेंशन के साथ साथ मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको हाउसिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको सस्ते में दिल्ली समान जगह पर कहीं ना कहीं पर रहने की जगह दे दी जाएगी, आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको जिंदगी भर का लाइफ टाइम फर्स्ट क्लास ट्रेवल विद अ कंपेनियन आपको मुफ्त में दिया जाता है। विद अ कंपेनियन का मतलब है कि अगर आप चाहे तो आप अपने पत्नी को या किसी भी एक व्यक्ति को अपने साथ लाइफ टाइम फर्स्ट क्लास एसी में घुमा सकते हैं, और आपको कभी भी एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एमपी एक बड़ा पद होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना एक बड़ा पद होता है, और उसी के साथ साथ दोस्तों पेंशन भी उनकी बड़ी है, उनके बेनिफिट्स भी बड़े हैं, और उनकी सैलरीज भी बड़ी है। अब दोस्तों एक ऐसा जॉब जहां पर हैंडसम पैसा मिलता है, एक ऐसा जॉब जहां पर हैंडसम पावर आपके हाथ में होती है, एक ऐसा जॉब जहां पर हैंडसम फेम आपके पास होती है, उससे बढ़िया जॉब क्या होगा। लेकिन ये जॉब थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि इसके लिए आपको इलेक्शन लड़ना होता है, गारंटी नहीं होती है कि आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर आप एक बार इस तरह के नेता बन जाए तो आपको जिंदगी भर सोशल सिक्योरिटी के नाम पे एम्पल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि अगर आप एमपी बनने से पहले किसी और स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए थे तो आपको एमएलए की पेंशन एडिशनली मिलेगी ओवर एंड अबाउ द पेंशन ऑफ एन एमपी। अब मतलब ये तो इस तरह की बात होगी कि समझ लीजिए आप पहले एक कार्यालय में काम करते थे जहां पर आपने 5 साल काम किया, वहां पर आपको पेंशन मिलनी चाहिए थी 5,000 रुपए। फिर आप दूसरे कार्यालय में चले गए, वहां पर आपने और 5 साल काम किया, वहां पर आपको पेंशन मिलनी चाहिए थी 10,000 रुपए। तो आपको दोनों पेंशन एक साथ मिल रही है। लेकिन क्या एक सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आईएएस ऑफिसर्स को देख लेंगे तो कभी स्टेट लेवल पे काम करते, कभी सेंट्रल लेवल पे काम करते, कभी फॉरेन में एम्बेसडर्स बन के चले जाते हैं। उनको तो पेंशन एंड में एक ही तरह से मिलती है। उनको स्टेट लेवल पे काम करने की पेंशन अलग नहीं मिलती है, उनको सेंट्रल लेवल पे काम करने की पेंशन अलग नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप नेता हैं तो आप एमएलए की पेंशन अलग से ले सकते हैं और आप एमपी की पेंशन अलग से ले सकते हैं, और कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ये बिल्कुल आपका हक माना जाएगा, लीगली बिल्कुल सही माना जाएगा। और दोस्तों ऐसा तो होता नहीं कि आप एमपी और एमएलए रहने के बाद में फिर खाली बैठ जाए। आप किसी ना किसी कॉर्पोरेशन में कहीं ना कहीं पे किसी पद पर हो जाते हैं, आप सरकार की वेरियस कमिटीज में एम्प्लॉय हो जाते हैं, कुछ लोग गवर्नर बन जाते हैं, कुछ लोग वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो उसके लिए प्रोविजन ये है कि आपको जो भी सैलरी मिल रही है, समझ लीजिए आप एमपी बनने के बाद में अगर कोई और जॉब आप कर लेते हैं और आपको जो वहां पर सैलरी मिल रही है, अगर वो सैलरी कम है पेंशन से, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपको अलग से दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वो जॉब छोड़ देंगे, आप उस कमिटी से बाहर हो जाएंगे, आप गवर्नरशिप से इस्तीफा दे देंगे, तो जो आपकी पहले की पूर्ववत पेंशन थी वो आपको फिर से रिस्टोर कर दी जाएगी। अब दोस्तों इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप मन मर्जी से जब चाहे तब जॉब सिलेक्ट कर ले, जब चाहे तब कोई काम कर ले। जब काम कर रहे होंगे तो भाई पेंशन का डिफरेंशियल मिल जाएगा, वरना सैलरी मिल जाएगी, और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा फिर से पेंशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका सारा ब्यूरो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कमिटी होती है वो बराबर इसको ध्यान रखती है और बिना किसी दिक्कत के उनको पेंशन मिलती रहती है। तो दोस्तों आइए चलिए अभी देखते हैं कि एमपीज की पेंशन तो हमने जान ली, तो जो एमएलए होते हैं अलग अलग स्टेट के, वहां पर क्या प्रोविजन है। जब हम एमएलए की बात करते हैं तो हर स्टेट के अलग अलग नियम है, हर स्टेट की अलग अलग पेंशन है। कुछ कुछ स्टेट में तो इतनी ज्यादा पेंशन है कि एक एक एमएलए 2 लाख से ऊपर की पेंशन भी ले रहा है, क्योंकि नियम कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं 3-4 स्टेट का एग्जांपल लेके कि किस तरह से अलग अलग स्टेट में एमएलए की पेंशन बनती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हालत है। अब महाराष्ट्र में अगर आप एमएलए बन जाते हैं, अपना 5 साल का टर्म पूरा कर लेते हैं और उसके बाद उस पद को छोड़ देते हैं, तो आपको जो मिनिमम पेंशन गारंटी की जाएगी वो की जाएगी 50,000 रुपए की।
शॉक लगा कि भाई एमपी की जो पेमेंट है वो है 31,000 रुपीज एज अ पेंशन, लेकिन वही अगर आप महाराष्ट्र में एमएलए बन के रिटायर हो जाते हैं तो आपकी पेंशन बनेगी 50,000 रुपए। अब दोस्तों वहीं पर अगर आप मल्टीपल टर्म के एमएलए हैं, मतलब कि आपने 2 टर्म कंप्लीट किया, आप टोटल 10 साल तक एमएलए रहे, अगर आप तीन टर्म कंप्लीट करते 15 साल तक एमएलए रहे, तो हर टर्म के लिए आपको 10,000 रुपए प्रति महीना इंक्रीज हो जाएगी आपकी पेंशन। मतलब कि अगर आप टोटल 15 साल के लिए एमएलए रह चुके हैं, तीन टर्म अगर आपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको तकरीबन 50,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 ऐसी 70,000 रुपए महीने की पेंशन गारंटी की जाती है। वही अगर दोस्तों आप राजस्थान में एमएलए बनते हैं तो आपको जो पेंशन दी जाती है वो दी जाती है 35,000 रुपए महीना। और दोस्तों यहां पर अगर आप 72 इयर्स की एज क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली 7,000 रुपए से बढ़ जाती है और वो हो जाती है 42,000 रुपीज की। मतलब कि दोस्तों अगर आप एक आम नागरिक हैं और कहीं पर आप काम कर रहे हैं और आप 72 इयर्स का अगर पीरियड क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी पेंशन बढ़ने का जिंदगी भर कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। पेंशन एक बार जो दी जाती है वो बस दी जाती है, उसका पेंशन ऐसे रिवाइज नहीं हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि भाई आप 72 साल तक जिंदा रहेंगे तो आपकी पेंशन बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान में एमएलए हैं तो जैसे आप 72 इयर्स क्रॉस कर जाएंगे 7,000 रुपए से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, जो 35,000 से एनहांस होकर हो जाएगी 42,000 रुपीज की। अब दोस्तों आप सोचोगे भाई 35,000 रुपए पेंशन, 42,000 रुपए पेंशन, 50,000 रुपए पेंशन, क्या हैंडसम पेंशन यार। अगर इन फिगर से आपको आश्चर्य हो रहा है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पंजाब में एमएलए बनेंगे तो आपकी मिनिमम एमएलए पेंशन क्या होगी। दोस्तों पंजाब में जो मिनिमम एमएलए पेंशन है वो है 75,000 रुपीज पर मंथ, 75,000 रुपए प्रति महीना। जो युवा लोग काम कर रहे होंगे, दिन के 10 से 12 घंटे खुद को रगड़ रहे होंगे, वो भी 75,000 रुपए महीना कमा नहीं पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप पंजाब के एमएलए बनकर रिटायर हो जाते हैं, सिर्फ एक टर्म कंप्लीट करते हैं, तो आपको 75,000 रुपए महीना मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कितने बार भी एमएलए बने आपको पेंशन मिलेगी 75,000 रुपए ही। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई कितना बुरा हुआ इन लोगों के साथ में, किसी स्टेट में तो मल्टीपल टाइम एमएलए बनने के बाद भी पेंशन बढ़ते रहती है, लेकिन पंजाब के एमएलए की पेंशन तो बढ़ेगी नहीं। तो भाई उन्होंने पहले ही अपनी इतनी बढ़ा के रखी है कि भाई 75,000 रुपए करके रखिए, इससे ज्यादा और क्या बढ़ाएंगे। और ऊपर से छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे स्टेट में 1 एमएलए 1 पेंशन का हमने सिस्टम लगाया हुआ है, जो किसी और स्टेट में नहीं है। सारे स्टेट में मल्टीपल टर्म्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पेंशन दी जाती है, पर हमारे यहां पर आप एमएलए 1 बार बनो 10 बार बनो, आपको मिलेगी सिर्फ एक पेंशन। लेकिन भाई वो पेंशन की वैल्यू कितनी है, 75,000 रुपए। आप एक्चुअली मल्टीपल टर्म वाले एमएलए की पेंशन कम नहीं कर रहे हो, आप जो एक टर्म वाला जो रिटायर होता है उसकी पेंशन बहुत गुना बढ़ा दे रहे हो, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल कर दे रहे हो। ये बात सोचने की जरूरत है। वही अगर दोस्तों आप हरियाणा में रहेंगे तो हरियाणा में तो दोस्तों अलग ही माहौल चल रहा है। हरियाणा में आपको एक्चुअली जो एमएलए पेंशन मिलती है वो मिलती है 50,000 रुपए महीने की, लेकिन उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ भी मिलता है, महंगाई भत्ता भी मिलता है। वो पता है कितना मिलता है, 53%। तो अगर आप हरियाणा में एमएलए बन के रिटायर होंगे तो आपको पता है पेंशन कितनी मिलेगी, 76,500 रुपीज पर मंथ। और बात दोस्तों यहां पर खत्म नहीं होती है। अगर आप हरियाणा में मल्टीपल टर्म्स के एमएलए बनते हैं तो आपको हर टर्म की पेंशन अलग दी जाती है। मतलब कि अगर आप हरियाणा में 6 टर्म कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी पेंशन तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास की बनेगी, 2.5 लाख रुपीस की। और दोस्तों इतने बेगैरत है वहां के रूल्स कि अगर आपके खुदा ना खास्ता आप मल्टीपल टाइम एमएलए नहीं बन पाए, आप सिर्फ एक टाइम एमएलए बने, तो आपकी पेंशन कितनी बनेगी, 50,000 रुपए प्लस 53% का डीएनएस रिलीफ लगेगा, तो टोटल पेंशन मिल जाएगी 76,500। लेकिन जो एमपीज मल्टीपल टाइम्स बन चुके हैं उनकी ज्यादा पेंशन बनेगी। तो ये सब बोलेंगे अरे 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 तेरे साथ कितना बुरा हुआ, तू बस एक टाइम का एमएलए बना, इसलिए तेरे को सिर्फ 76,500 रुपीज मिल रहा है। तो तू एक काम कर ले, तेरी पेंशन क्योंकि 1 लाख रुपए महीने के नीचे की है, तू और 10,000 रुपए का स्पेशल अलाउंस ले ले हर महीने का। मतलब कि दोस्तों जो मिनिमम पेंशन उसको मिलेगी एक टाइम एमएलए को, वो मिलेगी 86,500 रुपीज। और आप जितने बार एमएलए बनोगे उतने बार दोस्तों ये पैसा बढ़ते जाएगा। और ऐसे भी केसेस देखे गए कि लोग 6 टर्म के लिए एमएलए बने और 2.5 लाख से 2.6 लाख रुपीज तक दोस्तों हर महीना उनकी पेंशन बन रही है।
अब दोस्तों ये सारे फिगर सुन के आपके दिमाग के परखच्चे उड़ गए होंगे, क्योंकि मैंने जब पहली बार ये फिगर सुने थे तो मेरे दिमाग के भी परखच्चे उड़ गए थे। और दोस्तों ये तो सिर्फ मॉनेटरी चीज की बात कर रहे हैं, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स है, सस्ते रेट पर इनको दोस्तों घर रेंट पर भी मिल जाता है बहुत सारे स्टेट्स में। और दोस्तों सस्ते रेट की बात कर रहा हूं, एकदम ही सस्ते रेट, 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक दोस्तों इनको घर रेंट पर मिल जाता है। और वो रेंट पता है सरकारी आवास होता है, और वो 1 BHK 2 BHK नहीं होते, अच्छे खासे बंगले होते हैं, पॉश एरियाज में होते हैं। और कहीं कहीं तो दोस्तों इनकी विडो पेंशन भी होती है, मतलब कि अगर MLA की डेथ हो जाए तो उनके वाइफ को भी आधी पेंशन मिलती है। ऐसे प्रोविजन भी बहुत सारे स्टेट्स में है। साथ ही साथ में जो ट्रैवल के पेंशन जो प्रोविजंस बताए मैंने वो दिए जाते हैं, मेडिकल के प्रोविजंस दिए जाते हैं, सिक्योरिटी के प्रोविजंस दिए जाते हैं, और जो समाज में इज्जत मिलता है क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं वो अलग दोस्त। वहीं पर दोस्तों अगर आप एक आम इंसान की बात करें, एक आम आदमी जिसने जिंदगी भर मेहनत की, अपने पैसे से EPS पेंशन में पैसा कंट्रीब्यूट किया, EPS मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पैसा कंट्रीब्यूट किया, तकरीबन हर महीने वो 1250 रुपए कंट्रीब्यूट करते आया हुआ है, तो दोस्तों उसकी पेंशन पता है कितनी बनती है? 2 से 2500 रुपए। जहां पर उसके घर के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं होते, 2 से 2500 में उसके खाने का खर्चा महीने का कवर नहीं होता। और दोस्तों यहां पर जब वो व्यक्ति जाके डिमांड करता है कि भाई मेरी पेंशन मिनिमम बढ़ा के 2500 से 7500 कर दो भाई, उसको DA से लिंक कर दो, उसको थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटीज दे दो, क्योंकि इन MP MLAs को लाखों रुपए बांटा जा रहा है, इनका महंगाई भत्ता भी ऐड किया जाता है, इनको प्रोविजन भी दिया जाता है कि हर 5 साल बाद अपनी पेंशन रिवाइज कर लो, जो करना है कर लो उसके साथ में। लेकिन भाई मैं जिंदगी भर मेहनत करने के बाद में मुझको कितना पैसा दिया रहा है? 2-2500 रुपए। और जब मैं बोलता हूं कि भाई 7500 रुपए कर दो मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर, उसमें DA ऐड करो तो मेडिक्लेम क्लेम बना दो, तो भाई सरकार की देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम एक पैसा और आपको दे नहीं पाएंगे। 7500 रुपए तो छोड़ो, 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए मिनिमम पेंशन करने का जो प्रपोजल उनके पास गया था उनको भी वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया। अब दोस्तों ये जो नाइंसाफी यहां पर हो रही है इसके बारे में क्या कहा जाए, और जितना कहा जाए वो कम ही पड़ जाता है। बहुत दिन बाद एक आशा मिली थी साल 2022 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि भाई अगर एम्प्लॉयज चाहे तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके, अपने एक्चुअल वेजेस पे कंट्रीब्यूशन देके हायर पेंशन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर भी फ्री में पेंशन बांटने की बात नहीं चल रही है, अगर एम्प्लॉय चाहे तो हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट करके EPFO को कुछ पैसा वापस करके थोड़ी सी पेंशन हायर फॉर्म में ले ले ताकि उसकी जिंदगी सही तरह से गुजार सके। तो दोस्तों वहां पर भी फॉर्म्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। 16 से 17 लाख एप्लीकेशंस दिए गए थे, उसमें से हार्डली अभी तक सिर्फ और सिर्फ लाख लोगों को हायर पेंशन की डिमांड लेटर भी इशू है, और लाख लोगों को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही ये भी डाउटफुल है। बाकी 10 से 12 लाख एप्लीकेशन तो स्टेट अवे रिजेक्ट कर चुके हैं, और बाकी सब प्रोसेसिंग में है, कुछ दिन बाद उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब फॉर्मूला डिसाइड करने की बारी आई इन लोगों की, तो उसमें भी प्रोराटा डाल के जिनको पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन भी कम कर दी गई। मतलब कि मैक्सिमम केसेस में आप फॉर्म रिजेक्ट करके पेंशन को एंटाइटलमेंट नहीं दे रहे हो, जहां पर एंटाइटलमेंट दे रहे हो वहां पर आप पेंशन कम कर दे रहे हो। और दोस्तों सारी चीजें आपके साथ तब हो रही है जब आपने जिंदगी भर मेहनत की, पूरे टैक्सेस भरे, और आपने अपना कर्तव्य पूरा अच्छे तरह से निभाया। और एक कर्तव्य आपने पता है कैसे निभाया? एक टांगती तलवार के साथ निभाया कि भाई अगर थोड़ा सा भी लैप्स हो जाएगा तो आपकी नौकरी किसी भी टाइम पर चली जा सकती है, किसी भी टाइम पे आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। तो दोस्तों आप तलवार के ऊपर चलते चलते अपना कर्तव्य निभाते हुए आए, और जब निभाया आपने तो एंड में आपको जो नॉर्मल पेंशन दी गई 2-2500 रुपए की दी गई, उसको जब बढ़ाने की बात की 7500 की, तो वहां पर खारिज कर दिया गया। जब सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई चलो इनको हायर पेंशन दे दो, इनसे ज्यादा पैसा ले लो और उसके एवज में इनको ज्यादा पेंशन दे दो, तो मैक्सिमम लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। जिनको पेंशन मिली उनका एंटाइटलमेंट प्रो राटा बेसिस लगाकर कम कर दिया गया। और जो लोग उतने प्रिविलेज नहीं है कि जिनके पास 30 से 35 साल की एक स्टेबल जॉब थी, उनकी हालत तो दोस्तों इस देश में और भी दयावान है। मतलब जो सरकारी पेंशन उनको मिल रही है वो 200, 300, 500 रुपए की मिलती है, उसमें क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग वो पेंशन ले भी क्यों रहे? उस पेंशन को लेके सरकार के मुंह पे कि जहां पर एक तरफ
आप एमपीज को 31,000 रुपए की पेंशन गारंटी करते हो, उनका हर साल का 5 साल का रिवीजन गारंटी करते हो, उनको मेडिकल बेनिफिट देते हो, ट्रैवल बेनिफिट देते हो। एमएलएस की तो चांदी चांदी, हरियाणा समान स्टेट में तो भाई 2.5 लाख रुपए की पेंशन लोग ले रहे हैं। जो मिनिमम पेंशन लोग ले रहे हो 86,500 रुपीज की ले रहे हैं, और उनको ये बात बोलने में शर्म भी नहीं आती कि भाई क्योंकि मेरी पेंशन 1 लाख रुपए से कम है, 76,500 रुपीज के ऊपर और 10,000 रुपए मिलनी चाहिए, कि मैं तो गरीब होता हूं ना, मैं तो गरीब एमएलए हूं, मेरी तो पेंशन कम है, इसलिए वो लोग 86,500 रुपीज की दोस्तों पेंशन ले पा रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, बात पैसे की नहीं है, बात डिग्निटी की है, बात वैल्यू ऑफ सर्विस की है, बात रिस्पेक्ट की है, कि भाई हमने इस देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, हमने टैक्सेस भरे, हमने हमारा खून पसीना बहाया इस देश को आगे लाने के लिए। आज अगर ये देश डेवलपिंग से बढ़कर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, डेवलप कंट्री बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो भाई जितने सीनियर सिटीजन्स है उन सबका कंट्रीब्यूशन इस देश की इकोनॉमी में रहा। छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन भाई कंट्रीब्यूशन रहा है। और आप हमको चाहे तो कम पेंशन दे सकते हैं, लेकिन आप इतनी कम पेंशन नहीं दे सकते कि भाई जिससे हमको बेइज्जत फील हो, जिससे हमको बेगैरत फील हो। आपको हमारी पेंशन बढ़ानी चाहिए। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं कि 7,500 रुपए की पेंशन दी जाए और उसके ऊपर डीए दिया जाए, मेडिकल बेनिफिट दिए जाए, तो हो सकता है कि सरकार 7,500 की डिमांड ना माने, सरकार 4,000 5,000 की डिमांड माने, सरकार छोटे मोटे मेडिकल बेनिफिट्स दे दे, लेकिन हम देंगे ही नहीं। हम बस सोच विचार ही करते रहेंगे आपके प्रपोजल के ऊपर। ये जो सरकार का स्टांस बन जाता है, यहां पर लोगों की भावनाएं आहत हो जा रही है। और दोस्तों, जब एक नौजवान आदमी अपने घर के सीनियर सिटीजन की इस तरह की हालत देखता है, तब उसका भी विश्वास इस देश की इकोनॉमी पर से उड़ जाता है, इस देश की व्यवस्था पर से उड़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाने के बाद मेरे साथ भी यही चीज होने वाली है जो मेरे घर के पिताजी के साथ हुए, मेरे चाचा जी के साथ हुई है, या मेरे बाजू वाले शर्मा जी के साथ हुई। तो उसके पास क्या मोटिवेशन रह जाता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसके बाद क्या मोटिवेशन रह जाता है ये सोचने के लिए कि मैं देश सेवा पहले करूं, अपनी सेवा बाद में करूं। अगर आजकल के नौजवान लालची बनते जा रहे हैं, अगर आजकल के नौजवान सेल्फ सेंटर बनते जा रहे हैं, अगर आजकल के नौजवान देश हित को छोड़ के अपने हित को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो कोई गलती कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब वो अपने सीनियर सिटीजन्स की हालत देखते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ होकर इस देश की सेवा की, इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, उनके साथ क्या हो रहा है जब वो देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर देश सेवा का यही परिणाम आने वाला है, तो भाई उससे अच्छा है कि मैं अपने लिए कुछ सेविंग कर लूं, अपना रिटायरमेंट खुद प्लान कर लूं। और दोस्तों, बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती कि भाई आम आदमी के साथ में अन्याय हो रहा है। अब जो लोग प्रिविलेज क्लास में, उनके साथ क्या हो रहा है। अब आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। हमारे जो पहले के वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे, मिस्टर जगदीप धनखड़। इनकी अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये राजस्थान में एमएलए रह चुके हैं, ये राजस्थान से एमपी रह चुके हैं, उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब इनका अगर आपको पेंशन फॉर्मूला बताऊंगा तो आपका दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। ये जब वाइस प्रेसिडेंट थे, ये नियुक्त हुए 2022 में, और इनका टर्म था 5 साल का। लेकिन उसके पहले 2025 में 3 साल की सर्विस देके इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना पूरा टर्म कंप्लीट भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों पता है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे, इनको कम से कम 2 लाख रुपए की जो पेंशन है वो गारंटीड है। चलो यहां तक कोई बात नहीं, उनका हक बनता है पेंशन, नियम कानून ऐसे कि उनको मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पहले वो एमपी रह चुके हैं, तो उनको 45,000 रुपीज की जो पेंशन है वो गारंटीड है। और क्योंकि वो पहले राजस्थान में एमएलए रह चुके हैं, वहां की 42,000 रुपीज की पेंशन उनको गारंटीड है। मतलब जगदीप धनखड़ जी की अगर हम बात करें, तो उनको जो पेंशन मिलने वाली है 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 45,000, ऐसे मिला के 2,87,000 की पेंशन गारंटीड है। और हर 4 से 5 साल बाद कोई ना कोई पेंशन इनकी रिवाइज होगी, क्योंकि कभी एमपी की पेंशन रिवाइज हो जाएगी, तो कभी वाइस प्रेसिडेंट की पेंशन रिवाइज हो जाएगी, तो कभी एमएलए की पेंशन रिवाइज हो जाएगी, और ये इनको मिलते रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, ये टाइप 7 बंगलो, जिसमें कम से कम 7 से 8 रूम्स होते हैं, ऐसे बंगलों के लिए एंटाइटल्ड है इन द पॉश एरियाज ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली। उसी के साथ साथ दोस्तों, इनको 1-2 असिस्टेंट मिलेंगे, जिनकी तनख्वाह जो होगी वो सरकार कवर करेगी। इनको जेड क्लास सिक्योरिटी भी दी जाती है, लाइफ टाइम ट्रैवल इनको फ्री होता है। और क्योंकि ये पहले एमपी रह चुके हैं, पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो बहुत सारी कमिटीज बनती है, इसमें कोई ना कोई पद इनको दे ही दिया जाता है। तो दोस्तों, इतना एंटाइटलमेंट हमारे देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति को मिल रहा है, जहां पर अलग अलग काम करने का अलग अलग रिवॉर्ड उनको मिल रहा है।
वहां पर अगर एक आदमी इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में चला जाए तो उसकी ईपीएस पेंशन में इतनी दिक्कत आती है जितना आप सोच नहीं सकते। एनेक्शर के भरो, एनेक्शर ए भरो, एनेक्शर एम भरो, दुनिया भरे के एनेक्शर भरो, उसके बाद ईपीएफओ एक्नॉलेज करेगा कि हाँ वहां से भी आपका कंट्रीब्यूशन आया, यहां से भी आपका कंट्रीब्यूशन आया, और एंड में लो आपकी 2000 रुपए की पेंशन। अब दोस्तों जिस देश में इस तरह की डिस्पैरिटी होगी वहां पर क्या ही बात करेंगे। अब यहां पर जो हमारे नेता लोग हैं उनको समझने की जरूरत है कि भाई अपने पेंशन सिस्टम को रिफॉर्म करें। पंजाब समान स्टेट ने रिफॉर्म लाए थे, उन्होंने बोला था कि भाई मल्टीपल पेंशन हम नहीं देंगे, एक ही पेंशन मिलेगी जो फुल एंड फाइनल होगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो एक पेंशन मिलने वाली थी उसको बढ़ा के 75,000 रुपए कर लिया, 75,000 रुपीज। अगर 30,000 रुपए जो उनकी ओरिजिनल पेंशन थी वही रख लेते और मल्टीपल टर्म्स में भी आते तो भी कभी 75,000 रुपए नहीं बनती। तो आपने तो एक तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया। तो चलो हम ये नहीं कहते कि उनकी पेंशन कम करो, मिलने दो यार। एक पॉलिटिशियन जिंदगी भर मेहनत करता है और बहुत अनसर्टेनिटी में रहता है कि मैं चुन के आऊंगा कि नहीं आऊंगा, बहुत रिस्क रहता है, तो उनको पेंशन मिलने दो, उससे हमको दिक्कत नहीं है। पर भाई जो आम आदमी है, मेरे समान, आपके समान, हमारे चच्चा समान, शर्मा जी समान, वर्मा जी समान, इनका भी तो भाई पेंशन के बारे में कुछ सोचो। उनको 1000 रुपए पेंशन क्या दे रहे हो यार, उससे अच्छा बंद कर दो पेंशन, कोई मतलब नहीं है, जो पैसा आप मिले वो वापस कर दो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि भाई सीनियर सिटीजन्स बहुत तकलीफ में है, देश बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी को बढ़ने में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और जिस तरह से आप अपने एमपीज एमएलए का कंट्रीब्यूशन नोट करते हो, जिस तरह से आप अपने उपराष्ट्रपति का कंट्रीब्यूशन नोट करते हो, उस तरह से सीनियर सिटीजन्स का भी, जो आम नागरिक है, उनका कंट्रीब्यूशन भी नोट किया जाए। उनकी पेंशन मिनिमम तौर पर तो कम से कम बढ़ाई जाए, कुछ मेडिकल बेनिफिट्स उनको दिए जाए, और कुछ हर 5 से 6 साल में उस पेंशन में रिवीजन आए, इसका प्रोविजन बनाए। और दोस्तों ये बहुत लॉजिकल बनता है क्योंकि जो सांसद है, जो विधायक है, उनके लिए आपने प्रोविजन बनाया, तो आपको आम आदमी के लिए भी ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए। और क्योंकि देश बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, थोड़ा बहुत रिवीजन करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप लाडली बहन योजना में 2,500 रुपए फुकट बांट रहे हो वोट लेने के लिए, आप उन लोगों को अटल पेंशन योजना दे रहे हो जो सिर्फ 500 रुपए महीना जमा करते हैं, उनको 3-3 हजार रुपए की आप पेंशन दे रहे हो। लेकिन जिन जिन लोगों ने 1250 रुपए पेंशन की है और जिंदगी पर बहुत क्रूशियल सेक्टर में उन्होंने काम किया है, उनको आप 2,500 रुपए की पेंशन देते हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों आपको अगर मेरे ख्याल अच्छे लगे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दोस्तों जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम उठने वाली आवाज को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होंगे। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आवाज उठाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। समय लगता है, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि यहां पर जब जब लोगों ने आवाज उठाई है तब तब उसका समाधान मिला है। ऐसा एक भी इश्यू इस देश में नहीं रहा है कि जहां पर आवाज उठाने पर समाधान नहीं मिला है। समाधान थोड़ा लेट जरूर मिल सकता है, पर मिलता जरूर है। तो हमको आवाज उठाने रहना चाहिए, और अगर वैल्यू एडिशन आपके लिए आवाज उठा रहा है तो आपको हमको सपोर्ट करने की जरूरत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप जानते हैं कि मैं आपके हक के लिए, आपके फायदे के लिए आवाज उठाते रहता हूं। लेकिन आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। हम समझेंगे कि आप हमारा साथ हमारे इस मिशन में दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। बहुत सारे पॉइंट शायद मैंने छोड़ भी दिए होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वरना। तो अगर आपके दिमाग में वो पॉइंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तब उसमें वो पॉइंट इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान मिले, आप चाहते हैं कि भाई पेंशन बढ़े, सीनियर सिटीजन्स की मदद हो, तो आपको ऐसे वीडियो शेयर करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए, ताकि कभी तो सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास हमारी आवाज पहुंचेगी और तब शायद कोई अच्छा स्टेप लेके एक आम सीनियर सिटीजन का कहीं ना कहीं तो भला होगा। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, क्योंकि ये आवाज आपकी आवाज है, ये आवाज आपके लिए उठाई गई आवाज है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ऐसे विचार कहीं पर भी नहीं जाएंगे, और फिर जब विचार ही नहीं जाएंगे तो बदलाव आने की संभावना वैसे भी नील बटा सन्नाटा हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब कोई हमारे लिए आवाज उठा रहा है तो हम उस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए दोस्तों इसी तरह के डिस्कशन आने वाले समय में करते रहेंगे, और मैं जल्दी आपसे मिलूंगा एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।